आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दिए थे, ये ऐप में डाल दिए थे। शायद नोटिफिकेशन भी गया होगा, ऐप के थ्रू जो है मैसेज गया होगा, वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है। अंडर 10th क्लास में मेटलर्जी जो है उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट यहाँ तो बढ़ेगा ही। और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रिपीट कर रहा है वो इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल इन मेटलर्जी। पिछले 2 साल से तो सीबीएसई से हटाया हुआ है। लॉकडाउन से जिस वक्त से लगा था उस वक्त में भी सिलेबस चेंज किया, कम किया, तो एग्जाम ही नहीं हुआ। उसके बाद वाले में जो है वो सिलेबस कम किया और इस बार में भी हटाया, यानी कि 3 साल से सीबीएसई से बाहर है। ठीक है, तो सिंपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग बेसिक पार्ट से लेकर के चलेंगे इसको। जनरल प्रिंसिपल, प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे उन सारे प्रोसेसेस के बारे में जो यूज्ड होता है, इन्वॉल्व होता है एलिमेंट के आइसोलेशन में। आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, वहां से ये निकल के आता। इसमें पढ़ना क्या क्या है सिलेबस में देखो आप। इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। मिनरल्स एंड ओर्स, मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये बताए कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों नया है। थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल और इलिंगम डायग्राम। और एक्सट्रैक्शन में आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक, इनका ये प्रोसेस जाना है। आयरन एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, किस ओर से ही करते हैं, किस किस स्टेप का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ वहां डिस्कस करना होगा। इंट्रोडक्शन में इस वाले पार्ट में अगर मान ली कि लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो फिर बाकी आप लिखोगे। तो उसी पीडीएफ को हम यहाँ बड़ा कर दिए साइज, वही वाला पूरा का पूरा पार्ट है। इस वाले पार्ट में सबसे पहले एलिमेंट के बारे में बताया गया है। मेरी तरफ ध्यान दो, बाकी जो लिखा हुआ हो तो आप नोट कर ही लोगे। एलिमेंट कहा जाता है सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया उनके कंस्टिट्यूएंट्स के अनुसार से, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ होता है, जो आइडेंटिकल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरह के एटम के मिलने से बना होता है, उन्हें एलिमेंट कहते हैं। यहाँ लिखा गया भी है, द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस that cannot be further simplified is called element and they are considered as the purest type of matter, purest form of matter कहा जाता है। कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनका प्रॉपर्टी इनके कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से अलग होता है। और मिक्सचर, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलते हैं जिनमें उनके कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी जाता है, उन्हें मिक्सचर कहा जाता है। ये 7th 8th में जब साइंस स्टार्ट हुआ होगा तो वहां पर भी बताया गया होगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ सिंपल एलिमेंट के टाइप के बारे में। एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट एटम के प्रॉपर्टीज के अनुसार से एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइज। मेटल यानी जिनके एलिमेंट, जिस एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो उन्हें मेटल कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। और जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज पाया जाता है, दोनों का आइडेंटिकल दोनों प्रॉपर्टीज है, उन्हें मेटलवाइड्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में इस साइड में, यानी कि जहां लेफ्ट साइड कर सकते हैं, मेटल होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल होता है और उनके जंक्शन पर मेटलवाइड्स पाया जाता है। हालांकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 22 एलिमेंट ही नॉन मेटेलिक हैं, बाकी सभी के सभी जो है मेटल्स और मेटलवाइड्स के पार्ट में। तो इसलिए मेटलवाइड्स को मेटल के अंदर में रखा जाता है। यानी मेटलवाइड्स आर द टाइप ऑफ मेटल which has non-metallic properties also। तो या कभी कभी एलिमेंट भी रखते हैं यहाँ पर। उसी तरह से on account of the nature of atom, element can be classified as metal, non-metal and metalloids। the reactive element, अब इसमें कर रहा है एलिमेंट के रिएक्टिविटी के अनुसार से जो रिएक्टिव फॉर्म में होगा वो किसी न किसी के साथ कंबाइन किया हो रहेगा, वो कंपाउंड के फॉर्म में। और जो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव कहा जाता है, वो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, उन्हें नोबल मेटल भी कहा जाता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी लिस्ट रिएक्टिव मेटल के फॉर्म में आते हैं। और लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है। यहाँ देखे होंगे आप, तो इसमें लिखा है द रिएक्टिव एलिमेंट अक्कर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड while less reactive element occur in free state or in the form of elemental molecule। Noble metal like silver and gold also occur in free state because they are less reactive metal। Most of the metal occur in the form of compound and they occur inside the earth crust।
यहां पर एक टर्म आ रहा है मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में खनिज कहा जाता है। खनिज और अयस्क सुने होंगे, मिनरल एंड ओर्स। मिनरल वर्ड बना है माइनिंग से। माइनिंग का मतलब, खनिज का मतलब ये होता है खोद करके निकालना, यानी जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं उस सब्सटेंस को मिनरल्स कहा जाता है, जिन्हें माइनिंग से हम लोग अलग करते हैं। उसी मिनरल्स में से किसी मिनरल्स में मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, और जिस मिनरल्स में मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है वहां से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉमर्शियली या प्रॉफिटेबली, और उन्हें हम लोग ओर्स कहते हैं। ऑल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच अकर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग इज कॉल्ड मिनरल्स। जो जमीन के नीचे पाया जाता है और खोद कर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहा जाता है। जो खनन से निकाला जाता है उन्हें खनिज कहा जाता है। जैसे कोयला भी खनिज पदार्थ में आता है, ठीक है, वो भी आता है। तो कुछ एक जगह पे डिफिनेशन में देता है द मेटल बियरिंग सब्सटेंस अकर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। थोड़ा सा हम इसको जस्ट कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए कि मेटल बियरिंग हो, मेटल नहीं भी रह सकता है, क्योंकि खनिज तो कोयला भी है, वो तो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है। खनिज बना है, मिनरल्स बना है माइनिंग वर्ड से, यानी जो निकाला जाता है। और मिनरल्स का वो टाइप जहां मेटल का परसेंटेज ज्यादा है, जहां से मेटल हम लोग प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, उन्हें ओर्स कहा जाता है। अगले वाले पार्ट में यही डिफिनेशन है इनका। द मेटल बियरिंग सब्सटेंस अकर इनसाइड द क्रस्ट एंड एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। यहाँ हम ऐड कर दिए माइनिंग, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी में दिया है तो उसके अनुसार से गलत भी नहीं हो, लेकिन जानकारी होना चाहिए कि जो माइनिंग के द्वारा निकाला गया है उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। एंड द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में पूछा है। ये कहता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे के सारे ओर्स मिनरल्स हैं बट सारे मिनरल्स को ओर्स नहीं कहेंगे। क्यों, वाई? ध्यान से समझना है इसको। जो भी ओर्स है क्या? इट इज द टाइप ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब ये मिनरल है, लेकिन सारे के सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट अ स्टूडेंट। आप हम जितने लोग हैं वो सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन जितने सारे लोग हैं वो सब के सब स्टूडेंट नहीं हो सकते। स्टूडेंट तो वही होगा जो पढ़ाई करेगा। यहाँ देखो, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बिकॉज दे ऑल्सो अक्कर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बिकॉज मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली फ्रॉम ऑल मिनरल्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है? फिर से इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सबसे पहले बताया गया एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट है क्या? इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे वाटर का फार्मूला बताओ, H2O। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो H2O सिंप्लीफाई होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट एटम के प्रॉपर्टीज के अनुसार से इनको तीन पार्ट में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइज। अब इनमें से हम लोग को इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में पढ़ना। तो मेटल्स के रिएक्टिविटी के अनुसार से ये कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं और फ्री स्टेट में। जो रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड के फॉर्म में होगा, और जो लिस्ट रिएक्टिव होगा वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा। जैसे नोबल मेटल भी कहा जाता है लिस्ट रिएक्टिव को। गोल्ड हो गए, प्लैटिनम हो गए, सिल्वर हो गए, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं फ्री स्टेट में भी। कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में भी होते हैं। वो सारे सब्सटेंस जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं और माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। और इन्हीं मिनरल्स में से सब में मेटल का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। किसी में मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वहां से हम लोग कॉमर्शियली मेटल अलग करते हैं, तो उन्हें ओर्स कहा जाता है, और बाकी रेस्ट पार्ट को मिनरल्स ही कहेंगे। फिर यहाँ डिस्कस किया भी हम लोग, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट, क्योंकि सारे के सारे ओर जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं और वो माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं, तो मिनरल्स हो गए। लेकिन सारे मिनरल्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन कॉमर्शियली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट। ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ है टाइप्स ऑफ ओर्स। ओर्स का टाइप्स, ओर्स में मेटल के साथ में कंस्टिट्यूएंट क्या है उनके अनुसार से यहाँ लिखवा है ऑन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ एसोसिएटेड एलिमेंट। जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो वो फ्री स्टेट के अलावा कंपाउंड
के फॉर्म में है तो कोई दूसरे एलिमेंट भी जुड़े हुए होंगे, तो उसके अनुसार से इनको क्लासिफाई किया गया ऑक्साइड। ऑक्साइड कहने का मतलब मेटल के साथ में और क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, सल्फाइड यानी सल्फर, कार्बोनेट यानी CO3 और एक्सेट्रा, और भी दूसरे रह सकते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ एक टेबलर फॉर्म में कर दिए, आयरन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर्स हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स। हम लोग जनरली अपने यहाँ जो निकालते हैं वो हेमेटाइट और दूसरे नंबर पर मैग्नेटाइट। कॉपर का कॉपर पायराइट से जनरली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनको भी जानना चाहिए। अब ये देखो Fe2O3 है, Fe3O4, तो ये ऑक्साइड और हो गया, ऑक्साइड और ये कौन सा और, कार्बोनेट और ये सल्फाइड। कॉपर के देखो ये सल्फाइड ओर्स हो गए, ये कार्बोनेट और हो गया, ये ऑक्साइड और ये सल्फाइड। जिंक के 3 इंपॉर्टेंट में से जिंक ब्लेंड, सल्फाइड है, कार्बोनेट है और ऑक्साइड। तो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, नेम द कार्बोनेट ओर्स ऑफ जिंक, नेम द ऑक्साइड और ऑफ आयरन, ठीक है, तो उस अनुसार से आप कर सकते हो, इसको याद रखो, ठीक है। मिनरल्स तो बहुत सारे, मेटल तो बहुत सारे, तो सबका नहीं, लेकिन जो खास था उसको हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिए ताकि याद करना जो है इसको आसान हो। अब इसके बाद मेटलर्जी। ये मेटलर्जी है क्या, जमीन के नीचे में पाया गया, ध्यान से सुनना, जमीन के नीचे पाया गया। जैसे अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं तो आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट से करते हैं, हेमेटाइट जमीन के नीचे पाया गया। अब उस हेमेटाइट से आयरन के निकालने तक के कंप्लीट प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। इसे मेटलर्जी या मेटलर्जिकल प्रोसेस भी कहते हैं। कई जगह पर कहा जाता है कि एक केमिस्ट्री का स्पेशल ब्रांच है। तो मेटलर्जी इज द प्रोसेस, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो मिनरल से ओर्स निकालने तक के कंप्लीट प्रोसेस में इन्वॉल्व, मेटल निकालने तक के कंप्लीट प्रोसेस में। डिफिनेशन लिखवाए हैं, द कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, और ये 4 स्टेप्स में पर होता है, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। ये 4 स्टेज में जाकर के कंप्लीट होता है। फिर से कई जगह पे देखेंगे है मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, यानी मेटल का उसके ओर से एक्सट्रैक्शन के कंप्लीट प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। अब इसी में प्री मेटलर्जी और पोस्ट मेटलर्जी भी होता है। जैसे आप कहीं जमीन की खुदाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका सर्वे किया जाएगा, सर्वे करने के बाद में फिर वहां टेस्ट किया जाए कि कितनी गहराई पर है, उसको खोदा जाएगा, खोदने के बाद में बाहर निकाल लिए। अब आप हेमेटाइट बाहर निकाल लिए। अब हेमेटाइट से आयरन का एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहा जाएगा। लेकिन अब ये हेमेटाइट कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से आप निकाले हैं ये सब प्री मेटलर्जी में आ जाएगा। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जब आयरन का एक्सट्रैक्शन हो गया, अब उससे आयरन का ब्लॉक बनाना है, सीट बनाना है, रॉड बनाना है, वायर बनाना है, कैसे पैकेजिंग करना है, कहाँ सेल करना है, ये सभी पोस्ट मेटलर्जी में आता है। तो मेटलर्जी का मतलब क्या, मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन। जिंक सल्फाइड दिया गया है, जिंक निकालना है। कॉपर पायराइट्स दिया हुआ है, कॉपर निकालना है। अब कॉपर पायराइट्स कैसे आएगा वो प्री मेटलर्जी का पार्ट, कॉपर बन गया उसका क्या होगा वो पोस्ट मेटलर्जी का पार्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग को मेटलर्जी पढ़ना है। आया समझ मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, क्या, एक्सट्रैक्ट विच इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ओर्स से मेटल के निकालने में। और ये 4 स्टेज में जाके कंप्लीट होता है। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन और चौथा रिफाइनिंग। यही होता है। किसी का भी एक्सट्रैक्शन करोगे तो यही 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। अब इनको एक एक करके डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन, ये क्या है, जो कंसंट्रेशन हम लोग कई बार में बोलते भी हैं, डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं। सेंस सबका एक ही निकलता है, कहते हैं कि ए इधर ध्यान दीजिए, तुम्हारा कहाँ कंसंट्रेशन, तो कहाँ कंसंट्रेशन है कहने का मतलब तुम इधर उधर ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए। तो उसी तरह से जब मेटल को आप चाह रहे हैं, जमीन के नीचे से निकाला गया हेमेटाइट, अब जमीन के नीचे से निकाला गया तो उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू वगैरह सब मिले हुए होंगे, उसको इम्प्योरिटीज कहा जाता है। और उनके साथ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज के लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है जिन्हें गैंग कहा जाता है। देख रहे हो यहाँ पर, जमीन के नीचे से जो मिनरल्स निकाले गए, मिनरल्स
मेटल तो बाद में निकलेगा, मेटलर्जिकल प्रोसेस में, रिफाइनिंग के बाद में आपके पास में आएगा मेटल। उसके पहले जो अभी जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं, तो मिनरल्स के साथ में बहुत सारे अर्थी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है जिन्हें गैंग कहा जाता है, और इस अर्थी इंप्योरिटीज के रिमूव करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। आपका ध्यान यहां रहे, बाकी दूसरी चीजों की तरफ में नहीं जाए, मेन पार्ट की तरफ में रहे, उसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो आपका मेन पार्ट मिनरल्स है, तो बाकी सबको रिमूव कर दिए तो उन्हें कंसंट्रेशन कहा जाएगा। डेफिनेशन देखो, द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस from which we can remove the earthy impurities, which is called gangue, from ore is called concentration. The method of concentration depends on the nature of ores and associated impurities. It can be done by following processes. यानी जब आप हेमेटाइट निकाल लिए, किसी ने मैग्नेटाइट का यूज कर रहे हैं, कोई कॉपर पायराइड्स का यूज कर रहे हैं, तो सब जगह पर एक ही प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। यह डिपेंड करेगा कि वहां पर इंप्योरिटीज किस नेचर का है और मेटल या ओर किस नेचर के हैं। जमीन के नीचे से जो निकाला गया वो मिनरल्स, अब जिस मिनरल्स का आप यूज करोगे मेटल के निकालने के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? ओर। सारे मिनरल्स से तो मेटल नहीं निकालेंगे, किससे निकालेंगे? ओर से। अब ओर से इंप्योरिटीज अलग करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा गया। कंसंट्रेशन कई प्रोसेस से होता है, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग अभी डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन आएगा, प्रोथ फ्लोटेशन आएगा, इसके बाद में फिर लीचिंग है केमिकल प्रोसेस, और इसके बाद में फिर आएगा ऑक्सीडेशन। तो इन सब को पहले डिस्कस करते हैं एक एक करके। हाइड्रोलिक वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब क्या होता है? धोना। हाइड्रोलिक पानी के वर्ड से बना हुआ है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वैसे ओर्स को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं जिनमें इंप्योरिटीज के रिस्पेक्ट में ओर का डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी, ओर का डेंसिटी ज्यादा है और इंप्योरिटीज का डेंसिटी कम है। यह प्रोसेस हम लोग अपने घर में करते हैं। चावल पकाने के पहले चावल को वॉश करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस। क्या करते हैं हम लोग? पानी डालते हैं चावल में, थोड़ा सा उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद पानी को फेंक देते हैं। तो जैसे ही पानी फेंके तो उसके साथ में जो एसोसिएटेड इंप्योरिटीज है वो पानी के साथ में बह करके चला गया, और चावल का डेंसिटी ज्यादा है तो चावल क्या हो गया? बैठा रह गया। फिर उसी को एक बार, दो बार, तीन बार प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस में भी इस तरीके से सरफेस बना हुआ होता है जहां स्मॉल ऑब्स्टिकल होते हैं, यहां पर इस तरह से, और यहां पर पाउडर्ड ओर को रखा गया। पाउडर्ड ओर है। अब इसके ऊपर में पानी डालते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ही यहां से वाटर अलाउ करेंगे तो चूंकि ये और पाउडर्ड फॉर्म में है, तो इसके साथ जो अर्थी इंप्योरिटी है वो भी पाउडर्ड हो गया। ठीक है, अब पानी डालेंगे तो जो हल्का है वो अपर पार्ट की तरफ मूव करेगा, और जो भारी है वो कहां से जाएगा? नीचे की तरफ। ये भी समझना कि ये लार्ज स्केल पर हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल पर है। टन का टन ओर को प्यूरिफाई करना है। 1 किलो, आधा किलो चावल के जैसा नहीं कि कटोरी में लेकर के वैसे साफ कर लिए, वहां लार्ज स्केल पर हो रहा है। तो इस जगह पर पानी का जो प्रेशर रहेगा, फोर्स रहेगा, वो भी ज्यादा रहेगा। तो जो यहाँ पर इसके साथ में जो ओर्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ मूव करेगा बॉटम की तरफ में, और इस ऑब्स्टेकल से टकरा करके रुक जाएगा। फिर कुछ आगे की तरफ में बह करके चले गए, वो फिर इससे टकरा करके रुक जाएगा। जैसे कभी घर में देखते होगे कि पानी से धोया जाता है, तो जहां जहां पर ऑब्स्टेकल होगा बालू वहां पर फंसा हुआ रह जाता है। जैसे इस क्लास को अगर धोने के लिए कह दिया गया तो क्लास को धोएंगे और बेंच को नहीं हटाएंगे, तो जहां जहां पर बेंच का जो है वो ऑब्स्टेकल्स है, जहां पे इसका पौआ पार्टी है, उस जगह पर जाकर के वो रुक जाएगा। इसके लेग के पास में इंप्योरिटी जो है वो रुका हुआ रह जाएगा। तो उसी तरह से जहां ऑब्स्टेकल है उस जगह पर ये ओर्स बचा हुआ रह जाएगा, यहाँ पर ये ओर्स बचा हुआ है। और जो इंप्योरिटीज है, क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है तो इंप्योरिटीज का डेंसिटी कम है, वो इन्हीं के साथ में बह करके बाहर चला जाएगा। इनके साथ जो इंप्योरिटीज है वो पानी के साथ में बह करके चला गया। मेन बात, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर विच इज हेवियर देन द एसोसिएटेड इंप्योरिटी। इस प्रोसेस का इस्तेमाल वैसे ओर को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं जो खुद भारी है इनके साथ में एसोसिएटेड इंप्योरिटीज के रिस्पेक्ट में।
तो जब इस पाउडर्ड ओर से वाटर करंट प्रोवाइड करते हैं, पानी डालते हैं तेजी से, तो जो लाइटर इंप्यूरिटीज है वो पानी के साथ बह करके चला गया, और जो हेवियर इंप्यूरिटी लाइटर इंप्यूरिटीज है वो पानी के साथ में बह करके चला गया, और जो हेवियर ओर है वो बॉटम में ही सेटल्ड रह गया, यानी कि वहां पे जहां ऑब्स्टिकल है उस जगह पर। लिखवाए भी होंगे शायद वही प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर विच इज हेवियर देन, यही मेन पॉइंट है, विच इज हेवियर देन द एसोसिएटेड इंप्यूरिटीज। आप भी अपने कॉपी में लिखोगे तो ये सब पॉइंट जो अंडरलाइन कर लेना, यानी कि जहां पर ध्यान जाए। पूरा रटने वाला पार्ट नहीं है, रटोगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मेटलर्जी है क्या? प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ओर से मेटल के अलग करने का। मिनरल्स है क्या? जो जमीन के नीचे पाया जाए। और है क्या? मिनरल का टाइप जहां से मेटल निकालते हैं। तो ऐसे समझना है, और समझना है उसके बाद फिर आप लैंग्वेज लिखिए। ठीक है। आप पूरा ये लाइन बाय लाइन याद करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं, वो कहां से होगा। मेटलर्जी कितने स्टेज में पूरा होता है? 4। कौन कौन? कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन है क्या? इंप्यूरिटीज को अलग करने। इंप्यूरिटीज को और क्या कहा जाता है? गैस। हाइड्रोलिक वॉशिंग किसके लिए यूज किया जाता है? वैसे और जो हेवियर हैं जिनका डेंसिटी ज्यादा है और इंप्यूरिटीज का डेंसिटी कम है, उसको करते हैं। यहां दिया गया है, इन दिस मेथड द करंट ऑफ वाटर इज अलाउड ऑन पाउडर्ड ओर, द लाइटर इंप्यूरिटीज वॉश्ड अवे while ores remain near the obstacles। ये जो ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं, यहां पर जो ऑब्स्टिकल बनाए हैं वहां रह जाता है। द आयरन ओर्स हेमेटाइट इज कंसंट्रेटेड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हेमेटाइट का कंसंट्रेशन किया जाता है। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। यहां कहता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में आइदर ओर और इंप्यूरिटीज दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, चाहे तो और मैग्नेटिक हो या फिर इंप्यूरिटीज मैग्नेटिक हो। दोनों अगर मैग्नेटिक होगा तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों अगर नॉन मैग्नेटिक है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई एक होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप ऐसे ही सोचो ना, आयरन नेल्स है, बालू में मिल गया, मिक्स कर गया, अब उसे सेपरेट करना है, तो क्या मैग्नेट लेंगे? मैग्नेट लेंगे और बालू में घुमाएंगे, जहां जहां आयरन नेल है उसमें क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। जैसे आप जो कचरा फेंकते हैं तो वहां पर आयरन को उससे उसी तरीके से अलग किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में। बड़ा सा ड्रिल जैसा होता है, उसको इंसर्ट कर देते हैं कचड़े के ढेर में। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, स्विच ऑन किया, ये रॉड जो है मैग्नेटाइज हो गया। अब जैसे ही हाई पावर मैग्नेटाइज होता है, जितने आयरन पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ चिपक गए, बाकी का ग्लास प्लास्टिक वगैरह ये सब नहीं चिपकेगा। ये यहां से जब ऊपर निकलेगा तो जितने आयरन है वो इसके साथ चिपका हुआ रहेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, प्लास्टिक हो गए, लकड़ी हो गए, ग्लास हो गया, वो सब का सब कहां रह गया? नीचे। इसको अलग कर लिया गया। अब ये आयरन चला गया, अब इस वेस्टेज को मेल्ट करके फिर से दूसरे आयरन आर्टिकल बनाए जाते हैं। ठीक है। वही काम यहां पर भी करते हैं, प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक व्हील लेते हैं, ये मैग्नेट का बना हुआ, और इसे मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये मोटर है, ये मैग्नेट है, और इसे कन्वेयर बेल्ट से जोड़ देते हैं। अब एक कन्वेयर बेल्ट क्या है? अब मिल चलते हुए देखे हैं आप, कभी गेहूं पिसवाने के लिए गए होंगे, घर का काम वगैरह किए होंगे, तो वहां पर जो देखे होंगे तो उसमें बेल्ट लगा हुआ होता है, तो ये बेल्ट का चौड़ाई कम होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो बेल्ट होता है उसका चौड़ाई ज्यादा होता है। ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है। हाइट वगैरह पे इंडस्ट्री वगैरह में जो है वो एक सामान को दूसरी जगह पे ले जाना होता है। एड वगैरह में भी देखते होंगे कि वो प्लेटफॉर्म जो मूव कर रहा है और उसी पर रखा हुआ सामान जो जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ये मोटर मूव कर रहा होता है तो ये कन्वेयर बेल्ट जो वो मूव कर रहे होते हैं, ये इस तरफ से मूव करेगा। इसमें पाउडर्ड ओर को डालते हैं, वैसे ओर्स को डालते हैं जिसमें या तो ओर या इंप्यूरिटीज मैग्नेटिक नेचर का। देखो ये बेल्ट मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर में ये पाउडर्ड ओर भी मूव करेगा। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट के साथ में चिपक जाएगा। ये बेल्ट इसको दूर ले जाना चाहेगा। अब जैसे ही ये दूर जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ जाए, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? नीचे गिरेगा। यहां पर ये सब्सटेंस सेपरेट हो गया। ये वो सब्सटेंस है जो किस नेचर का है? मैग्नेटिक नेचर का।
अगर इसी के साथ में नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस चिपका हुआ है, नॉन मैग्नेटिक, ध्यान से समझना, तो ये नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक व्हील से तो नहीं चिपकेगा, और ये घूम रहा है तो ये इस जगह पर गिरेगा। यहां पर कौन सा सामान गिरा? नॉन मैग्नेटिक। तो दोनों सेपरेट हो गया, एक मैग्नेटिक का दूसरा नॉन मैग्नेटिक। ऐसा भी किसी चीज को अगर घुमा रहे हो तो फोर्सफुली आगे की तरफ में जाएगा, तो नॉन मैग्नेटिक अलग चला गया और मैग्नेटिक जो है वो दूसरी तरफ में चला गया। इस तरह से बोलो, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो जैसे आप देखते होगे कि ऊपर में पेज भी रखे हुए हैं, बेंच भी रखे हुए हैं, नीचे में मैग्नेट है, तो आप नीचे से मैग्नेट ऐसे घुमाओगे, ऊपर में कोई आयरन आर्टिकल है तो वो भी घूमेगा। तो ये कन्वेयर बेल्ट है, तो इस बेल्ट में और यहाँ पे ये व्हील जो है पूरा मैग्नेटिक है, तो ये इसके साथ में चिपका हुआ रहना चाहेगा, लेकिन ये बेल्ट मूव कर रहा है तो आगे की तरफ में जाएगा, तो ये मटेरियल तो बेल्ट पर ही टिका हुआ है, तो आगे जाएगा, जैसे ही ये दूर पड़ेगा, कमजोर होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर रखे हुए हैं मैग्नेट को इस जगह पर ऐसे करके, और धीरे 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 ऐसे है, तो अभी ये चिपका हुआ है, लेकिन अब इसको दूर लेते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे इसका मैग्नेटिक पावर कमजोर पड़ेगा, ये सीधा कहाँ गिर जाएगा? नीचे की तरफ में गिर जाएगा। अभी इसको हम यहाँ रखते हैं तो ये यहाँ अभी चिपक गया, ठीक है, अभी चिपक गया क्योंकि मैग्नेटिक पावर यहाँ पर है इसका, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ जैसे ही इसका मैग्नेटिक पावर कमजोर पड़ेगा, ये तुरंत जो नीचे की तरफ में गिर जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, वही प्रोसेस यहाँ पर जितना डिस्कस किए वो यहाँ लिखवाए हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर in which either ore or impurities has magnetic property. In this process, the powdered ores are allowed on conveyor belt, यानी इसके ऊपर में connected with motor and magnetic wheel. ये मोटर है और ये मैग्नेटिक व्हील है, मोटर एंड मैग्नेटिक व्हील। When the powdered ore reaches the magnetic wheel, the non-magnetic substance just fall below the wheel. नीचे की तरफ में गिर गया। Why? Will due to gravitation, while magnetic substance fall little away from the non-magnetic substance. ये यहां से ये थोड़ा दूर जाकर के गिरा क्योंकि इसके साथ में चिपका हुआ है। आयरन ओर्स लाइक मैग्नेटाइट इज कंसंट्रेटेड बाय दिस प्रोसेस। आप देखें कि हेमेटाइट को कंसंट्रेट किया गया किस प्रोसेस के द्वारा? हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा। और इसे किस प्रोसेस के द्वारा? मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा। क्लियर है यहां तक? फिर दर्द करने लगता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है? अभी जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस यूज किए आप, जिसमें ओर का डेंसिटी ज्यादा था और इंप्योरिटीज हल्का था, पानी के साथ बह करके चला गया। लेकिन अगर ओर ही हल्के हो और इंप्योरिटीज भारी हो, तब उसको तो इस प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन करो ना, चावल में बालू मिला हुआ है, तो आप धो करके अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, वो धोने के बाद में अलग नहीं होगा। तो उसमें घर में क्या करेंगी लेडीज वगैरह, ठीक है, कोशिश करती हैं, उसको फटकती हैं, ठीक है, सूप से। अब वो फटकने के बाद में वो भी एक आर्ट है, अब मिसिंग होगा, ठीक है, अब वो जो है वो नहीं आएगा लोगों को, ठीक है। इवन रोटी बनाने के लिए भी जो है वो, पता नहीं आप लोग ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग खाना बनाती हैं, ठीक है, बनाना चाहिए, ये जो है वो कोई गलत चीज नहीं है। हम तो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि खाना बनाना एक आर्ट है, ठीक है, वो आना चाहिए। हम भी बनाते हैं, ठीक है, आप लोग को भी बनाना चाहिए, आगे भविष्य में जरूरत पड़ सकता है, नहीं तो भूखे रह जाइएगा, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। तो सीखता है जनरली स्टूडेंट लाइफ में ही। हम भी घर से अलग रह के पढ़ाई करते थे, तो जाहिर सा बात है, तब खाने के लिए या तो आपको जो है वो हॉस्टल मेस उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, या तो फिर खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल मेस ना तो इकोनॉमिकल सपोर्ट करता है और ना ही हेल्दी होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो वो हेल्दी भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से जनरली लोग प्रीफर करते हैं। अभी ज़माना बदल रहा है,
ठीक है, उसके अनुसार से। कई लोग तो बाहर ही रहते हैं खाने के लिए, ठीक है, नहीं खाने के लिए ही बाहर रहेगा, ठीक है, घूमेगी नहीं, आज मुर्गा बन रहा है तो कल अंडा बन रहा है तो परसों मछली बन रहा है, ठीक है, किताब कॉपी आज क्लास छोड़ देते हैं, फिजिक्स वाला नहीं जाते हैं, क्या तो कि आज मछली ले आना है, ठीक है, तो आज वो मुर्गा ले आए तो कल वो लहसुन छिल रहा है तो आज लिट्टी बनेगा, ऐसे करके हर जगह पे हम लोग भी रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, लॉज में रहे हैं, तो सब कुछ एक्स वाई जेड तो सब पता ही, ठीक है, हम लोग भी कलयुग में ही पैदा लिए थे, ठीक है, सतयुग में थोड़ी थे, ठीक है, तो सब कुछ वो वही सब है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। हम लोग के पास में जो साइकिल उकिल रहता था दौड़ के उसको बुलाना पड़ता था, अभी आपके पास में मोबाइल है, ठीक है, कॉल करके बुला लेते हैं, ठीक है, हम लोग का ये सब सुविधा नहीं था कि हम मोबाइल जैसा भी कुछ होगा जो हम लोग के पॉकेट में होगा। हम लोग जब पढ़ते थे उसके बाद में जब पढ़ रहे थे तब सुनने में आता कि मोबाइल था तो किसी दूर से वीआईपी लोग जा रहा होता था तो हाथ में उसका मोबाइल पॉकेट में नहीं हटता था, उसका हाथ में रहता था, मोटरोला का इतना बड़ा जो है वो सेट रहता था, इससे कम नहीं रहता था, ठीक है, ऐसे ही रहता था, हाँ ऐसे ही रहता था, इतना बड़ा एंटीना भी निकला हुआ रहता था, ठीक है, ऐसे हाथ ही में रहता था, ठीक है, तो देखने में लगता था कि अच्छा ये मोबाइल है, रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा छू करके जो है वो छूने में भी डर लगता था कि कहीं दब गया कुछ इधर उधर तो पता नहीं कितना महंगा होगा क्या होगा जो, ठीक है, तो ये सब है। नाउ कम टू द पॉइंट, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं वैसे ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए जो खुद हल्का हो और इंप्योरिटीज भारी हो, जनरली सल्फाइड ओर जैसे कॉपर पायराइड्स, CuFeS2, जिंक गैलेना, ZnS, ये सभी जो है वो सल्फाइड ओर्स हैं और ये हल्का होता है और इंप्योरिटीज भारी होता है। कहता है कि इसमें प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्यूरिफाई करने के लिए एक कंटेनर में पाउडर्ड ओर को ले लिए, ध्यान से समझना, ये वाटर है और इसमें पाउडर्ड ओर, ये ओर है और इसके साथ में इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है, यहाँ इम्प्योरिटीज है, ठीक है, पानी डाला हुआ है, इम्प्योरिटीज है, इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जो फ्रोथ प्रोड्यूस करने का काम करता है, यहां से हम लोग एयर ब्लोन करते हैं, एजिटेटर भी कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा यहां से एयर ब्लोन करते हैं, हवा डालते हैं, जैसे आप कभी कपड़ा साफ करने के लिए सर्फ डालते होगे पानी में तो हाथ से हिलाते हैं, क्यों हाथ से हिलाते हैं, झाग बने, क्यों हाथ से हिलाने से झाग क्यों बनता है, एक्चुअली जब हम हाथ डाल रहे होते हैं तो एयर अंदर में इंटर कर रहा होता है, एक्चुअली वो सर्फ जो है वो एक ऑयली लेयर जैसा फॉर्मेशन करता है और जब आप हाथ डालते हैं ऐसे करके तो यहां से एयर जो है वो अंदर जाता है और वो ट्रैप कर गया और ट्रैप करने की वजह से वहां पे फ्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी एजिटेटर होता है, घुमाते हैं, एयर ब्लोन करते हैं जिसकी वजह से यहां पर झाग बनता है, इस जगह पर झाग बनेगा, यहां झाग बना। अब देखो एक तरफ इसका लेवल बड़ा है, ऊंचा है और दूसरी तरफ में इसका लेवल क्या है, नीचे है, तो जहां से ये नीचे है उस जगह से ये झाग जो है वो नीचे की तरफ में गिरेगा, यहां पर ये झाग नीचे की तरफ गिरेगा, इसे दूसरे कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, यहां पर ये झाग आया, इस जगह पर यहां झाग आया, अब ये ओर जो येलो कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ओर हल्का होता है तो जैसे ही मिक्स करेंगे तो सब मिक्स होगा और इसी फ्रोथ के साथ में ये इस जगह पर आ जाएगा, झाग के साथ में यहां बाहर आ गया, इस जगह पर यहां जमा होना शुरू हो जाएगा, फ्रोथ है, जैसे ही कुछ देर के लिए आप छोड़ देंगे तो झाग जो फिर खत्म हो जाता है, आप सर्फ में से झाग निकाल करके ले आए और थोड़ी देर के बाद में वो फिर धीरे 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 जो है गायब हो गया, ठीक है, सर्फ में जो है बकेट में पानी डाल करके सर्फ डाल करके फिर इतना सारा झाग बनाए, इतना झाग दोनों हाथ से लिए और दौड़ करके गए दोस्त को दिखाने के लिए कि देखो इतना झाग बना हुआ है, झाग बना हुआ है, ठीक है, और जब तक उसको बुला के ला रहे हैं तब तक इतनी सुन बचा हुआ है, ठीक है, अब उसको दिखा रहे हैं तो ऊपर है कि इससे ज्यादा तो हम बना देते हैं, ठीक है, इतनी सुन लेकर के आया हुआ है, लगता भी था, फोटो कहाँ उस वक्त में, कहाँ कैमरा था, ठीक है,
उस वक्त में तो इसी तरीके से हम लोग खेलते थे, वही सारा बात जो है वो याद आता है, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से लेकर के दौड़ते हैं। और जब सर्फ डाल करके जो झाग बना रहे हैं, तब तक उधर से मम्मी वगैरह आ गई, तो फिर दूसरा झाग बनने लगता है, ठीक, वो फिर दूसरा धुलाई शुरू हो जाता है, उधर कपड़ा का धुलाई, इधर आपका धुलाई, ठीक है, वो सब जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। अब जमाना बदल रहा है, ठीक है, अब मम्मी पापा ये लोग जो है बच्चों को नहीं मारते हैं, लेकिन हम लोग के समय तक बिंदास चलता था ये सब, ठीक है। मम्मी का तो जन्मसिद्ध अधिकार ही रहता था, ठीक है, वो तो मारती ही थी, ठीक है, प्यार भी वही करती, ठीक है, वो प्यार में कहीं कोई कमी नहीं आया है, ठीक है, वो अफेक्शन जो अभी भी है, ठीक है, तरीका थोड़ा सा बदला है, लोग समझते हैं, ठीक है। तो बार बार आप लोग को पहले भी बताए हैं कि बाकी दुनिया में जितने सारे रिलेशन हैं, ठीक है, उन सब से आपके पेरेंट्स का रिलेशन जो अलग है, अनकंडीशनल रिलेशन, जहाँ कोई कंडीशन नहीं है, हर कोई आपको छोड़ सकता है आपके पेरेंट्स के अलावा, ठीक है, आपके मम्मी पापा के अलावा, दोस्त यार सब, हस्बैंड वाइफ सब छोड़ सकता है, सब एक कंडीशनल रिलेशन, ठीक है। आज हम कमाना छोड़ दें, हो सकता है मेरी वाइफ छोड़ दे, ठीक है। हो सकता है कि हम यहाँ से काम करने के बाद में जाएं और बोले कि खाना भी हम ही को बनाना है, तो आप अपना व्यवस्था देख लीजिए, लेकिन मम्मी पापा नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आपके मम्मी जो है वो, आपके पेरेंट जो आपके लिए खाना सामने में रखेंगे, ठीक है। देखते हो कि नहीं कोई काम करने वाला होता है तो भी उसको खाना खिलाया जाता है, ठीक है, कि नहीं चलो खाओ, डांट दिए कि कुछ करना चाहिए वो सब करके, ये बाकी दूसरे में नहीं मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली लोग गद्दारी भी उन्हीं के साथ करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को ही धोखा देते हैं, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। अब आप 12th में चले, थोड़ा सोचिएगा, ठीक, आप हमें धोखा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आपका रिलेशन तो कंडीशनल है, अब 1 महीना के अंदर में खत्म होने वाला है, ना तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग में रखेंगे, ना तो हम ज़्यादा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा आपसे होप नहीं रखेंगे, ठीक है, हम भी बहुत ज़्यादा होप नहीं रखेंगे, हम थोड़ी उम्मीद किए हुए कि कल होकर के आज बढ़िया से पढ़ाते हैं, कल होकर नौकरी मिलेगा तो एक रही से पैसा आएगा हमें, ठीक है, ऐसा तो उम्मीद नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि हाँ अच्छा से पास किया तो कभी मिलेगा तो प्रणाम पाती होगा, ठीक है, नजदीक में रहे तो हो सकता है कि चाय वाय पिला दे, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते, ठीक है, कि हाँ ये हो सकता है, आते हैं यहाँ डेविएट करते जा रहे हैं। बाकी का जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है, ये इम्प्योरिटीज नीचे बॉटम में बैठा हुआ रह जाएगा, और फ्रोज जो है वो इसके झाग जो है वो इसके साथ में बह करके बाहर चला जाएगा, फिर उन्हें ड्राई करके अलग कर लेते हैं। अब देखो यही सारा स्टेप जो है वो यहाँ पर प्रोसेस जो है बताया गया है, इसमें करते क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, यहाँ लोग को देखने में दिक्कत हो रहा होगा कहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द सल्फाइड ओर विच इज लाइटर देन द एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज। इसके साथ साथ हाइड्रोलिक वाशिंग को भी देखोगे, ऑक्साइड और जिनका डेंसिटी ज्यादा है इम्प्योरिटीज से, उसे किससे कंसंट्रेट करते हैं, हाइड्रोलिक वाशिंग से। In this process, the powdered sulfide ore is taken in a tank along with water, collector and froth stabilizer. क्वेश्चन यहां से आएगा इसलिए ध्यान देना यहाँ, and froth stabilizer. When air is blown in the mixture, froth is formed. जब एयर डालते हैं तो झाग बनता है, froth is formed. कहाँ पे गया, collector. When air is blown in the mixture, froth is formed and comes out from the tank with ores, while heavier impurities remain inside the tank. Impurities के नीचे बॉटम में बैठा रह जाता है। In fourth flotation process, fine oil, fatty acid, xanthates, etc. are used as collector, which enhance the non-wettability of the mineral particles and helps to come out from the tank. ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज कलेक्टर, कलेक्टर कहते किसे, जैसे जाड़ा याद करो, हम लोग के समय में गीजर वगैरह तो अभी एडवांस हो गया, ठीक है, तो गीजर नहीं हुआ करता था तो जाड़े में ठंड लगता था ज़्यादा, नहाने का मन नहीं करता था, तो बड़े बुजुर्ग लोग बताते थे कि तेल लगा के नहाओ,
ठीक है, तो तेल लगा करके नहाने के पीछे का लॉजिक क्यों, वो समझाते थे कि जैसे तेल लगा लोगे तो पानी तुम्हारे शरीर पर ज्यादा देर टिकेगा नहीं, तो तुमको ठंड कम लगेगा। वही काम यहाँ कलेक्टर करता है। कलेक्टर को डालते हैं तो कलेक्टर और पार्टिकल को सराउंड कर लेता है, उसके चारों तरफ में एक ऑयल का लेयर लगा देता है। और जब वो ऑयल का लेयर लगा दिया तो पानी में डालेंगे आप तो वो भीगेगा नहीं, क्योंकि जो भीगेगा वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, इन फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस, ये पाइन ऑयल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं कलेक्टर के रूप में, विच इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी। वेट करने का मतलब क्या होता है, भीगना, और नॉन वेटेबिलिटी करने का मतलब इसे भीगने से बचाता है, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड हेल्प्स टू कम आउट फ्रॉम द टैंक विथ फ्रोथ। ये कलेक्टर का काम हो गया। क्रिसॉल और एनिलीन इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस एज फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो कलेक्टर काम कर रहा है मिनरल्स को, ओर्स को भीगने से बचाने के लिए, ताकि वो पानी में ड्राई वेट नहीं हो, गीला नहीं हो, हेवी नहीं हो। और दूसरा होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी जो झाग बनाएगा वो सूखने से रोकेगा, तुरंत ड्राई नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा ओर्स को लेकर के वो बाहर आए। और उसके फॉर्म में किसका इस्तेमाल किया गया है, एनिलीन का। ये आपका फ्रोथ स्टेबलाइजर है। ये क्या काम करता है, एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फ्रोथ फ्रॉम ड्राइंग, जो झाग को सूखने से बचाने का काम करता है। इसके बाद आगे, इफ टू सल्फाइड ओर्स आर प्रेजेंट टुगेदर देन डिप्रेसेंट आर यूज। देखो तीन टर्म आ गया, कलेक्टर, फ्रोथ स्टेबलाइजर और डिप्रेसेंट। ये डिप्रेसेंट काम क्या करता है, ये कहता है कि अगर एक सल्फाइड है तब तो हल्का है, बाहर चला गया, लेकिन आप इमेजिन करो कि दो दो सल्फाइड और, तब तो दोनों बाहर चलाएगा। तो उस वक्त में हम लोग एक डिप्रेसेंट यूज करते हैं। डिप्रेसेंट क्या करता है, किसी एक सल्फाइड के साथ कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, जिनका डेंसिटी ज्यादा होता है और नीचे बॉटम में बैठ जाता है, और जिसके साथ कंबाइन नहीं करेगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ पीबीएस एंड जेडएनएस, यानी कि लीड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड आर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों एक साथ में प्रेजेंट है, देन डिप्रेसेंट NaCN इज यूज्ड, सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं, विच कंबाइंड विथ जिंक सल्फाइड, जो जेडएनएस के साथ कंबाइन कर लेता है, तो सिर्फ बाहर कौन निकलेगा, पीबीएस निकलेगा विथ जिंक सल्फाइड, एंड अलाउ ओनली पीबीएस टू कम आउट विथ फ्रोथ। तो फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बना। ये किसके लिए यूज किया जाता है, मेनली फॉर सल्फाइड ओर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ओर शुड बी लाइटर एंड इंप्योरिटी शुड बी हेवियर। क्या क्या यूज करते हैं इसमें, कलेक्टर, फ्रोथ स्टेबलाइजर एंड डिप्रेसेंट। किसका क्या काम है, कलेक्टर का काम है नॉन वेटेबिलिटी इंप्रूव करना, और पार्टिकल को भीगने से बचाना, उसे हैवी होने से बचाना। फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम क्या है, फ्रोथ को ड्राई होने से बचाना। डिप्रेसेंट क्या सब में यूज करते हैं, नहीं, डिप्रेसेंट तब यूज करेंगे जब दो सल्फाइड और प्रेजेंट हो, ये किसी एक के साथ कंबाइन कर लेगा और दूसरे को अलाउ करेगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन से सल्फाइड हैं, किसे हमें बाहर लाना है और किसके साथ में उसको रिएक्ट कराना है, उनके अनुसार से। फिर प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग को केमिकल सेपरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। लीचिंग में लिखा है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर इन विच ओर एंड इंप्योरिटीज हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी। यानी अब केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो उसमें हम लोग लीचिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे एल्युमिनियम का और बॉक्साइट है, ध्यान से सुनना, बॉक्साइट और इसके साथ एसोसिएटेड इंप्योरिटीज है। अब कहता है कि इनका रिएक्शन हम लोग लीचिंग प्रोसेस से कंसंट्रेट करते हैं, और इनके रिएक्शन में बॉक्साइट को, देखो इक्वेशन में Al2O3 है, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाँ चलो सुनो, अब कह रहा है कि इसमें कैसे अलग करेंगे, किस तरीके से सेपरेट करेंगे उसके बारे में। जैसे मान करके चलो कि नमक और बालू मिल गया, ठीक, इसको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, जो नमक में बालू मिला हुआ उसको कहाँ डाल देंगे, पानी में। पानी में डाल देंगे तो नमक क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। बालू डिजोल्व नहीं होगा, वो बचा हुआ रह जाएगा। अब उसको हम लोग छान के अलग कर लिए, इम्प्योरिटीज अलग हो गया।
अब जो सॉल्यूशन बना हुआ है सोडियम क्लोराइड का उसे हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वाटर इवोपरेट कर जाएगा और साल्ट बचा हुआ रह जाएगा। कुछ इसी तरीके का प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करते हैं। जब इम्प्यूरिटी वाले बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्युमिनियम इसमें डिजोल्व हो जाता है और ये फॉर्मेशन कर लेता है सोडियम एल्यूमिनेट का। ये वाटर सॉल्युबल है, ये डिजोल्व हो गया इसमें। जबकि इम्प्यूरिटी इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है तो अभी भी वो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। छान करके अलग कर लिए तो पहला काम तो हो गया, इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर लिए। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सप्लाई करते हैं तब ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। कई जगह पर देखोगे तो HCl भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का हाइड्रेटेड पार्ट है, AlOH होल थ्राइस भी लिखा हुआ रहता है। ये प्रेसिपिटेट के रूप में बना। अब प्रेसिपिटेट नीचे बॉटम में बैठ गया, पानी अलग हो गया। अब इस प्रेसिपिटेट को निकाल कर जब हीट करते हैं तब ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें, Al2O3। देखो यहाँ भी Al2O3 है और यहाँ भी Al2O3 है। यहाँ बॉक्साइट कहा गया, इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है और अब यहाँ इंप्योरिटीज क्या हो गया, अलग कर दिया है। और इनके लिए एक अलग टर्म यूज करते हैं जिन्हें एल्यूमिना कहा जाता है। तो एल्यूमिना है क्या, इट इज द कंसंट्रेटेड बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेटेड फॉर्म को हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, यानी जहां से इंप्योरिटीज अलग कर लिए। फिर से याद करो, लीचिंग है क्या, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। किस तरह के कंसंट्रेशन का प्रोसेस, किस में यूज करते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट द ओर which reactivity with a certain chemical substance is different from its associated impurity। यानी दोनों ओर और impurities दोनों का रिएक्टिविटी किसी केमिकल सब्सटेंस से अलग अलग है। यानी ओर रिएक्ट करेगा तो impurities नहीं, impurities रिएक्ट करेगा तो ओर नहीं। अब जो रिएक्ट किया, जैसे लीचिंग के रूप में एक बताया गया यहाँ पे एल्युमिनियम और बॉक्साइड का, जिनका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं तो वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल फॉर्म में है, फिल्टर करके बाहर कर लिए। अब यहाँ फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो एल्युमिनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और इन्हें फिर हीट करते हैं तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बाहर निकलता है, जिन्हें एल्यूमिना कहा जाता है। क्लियर है? इसको देखना, लिखना, लिखना, देखना नहीं है, लिखना है। ठीक है, आप PDF के फॉर्म में छोड़ दोगे, हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यानी एक सप्ताह के बाद में उसको हटा देंगे वहां से। है नहीं है, इसलिए तो हम आपको व्हाट्सएप नहीं करते। बोले तो कि हम गुरु हैं आपके। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। आप लोग भी जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो लिखिएगा। लिखने से ही जो है वो आपको, जैसे जितना पार्ट समझा है, ठीक है, जितना पार्ट समझा है वो तो लिखोगे तो वो परमानेंट दिमाग में चला गया। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ रिएक्शन वगैरह है नहीं, इस जगह पर रिएक्शन दिख रहा है। अगर इसको छोड़ देंगे आप तब तो फिर वैसे ही बेकार का बेकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर इन विच ओर एंड impurities हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी with a certain chemical substance. The aluminium or bauxite is concentrated by this process. In this process, bauxite is treated with hot sodium hydroxide solution under high pressure to form water soluble sodium aluminate, जिन्हें digestion कहा गया है। ठीक है, while impurities remain insoluble and filtered out, impurities को बाहर कर लिए, filter out कर लिए। After filtration, the solution is neutralized by passing carbon dioxide and seeded by adding hydrated aluminum hydroxide। सीडेड टर्म कहा जाता है, जो बनाना है उसी का थोड़ा सा डाल दो। जैसे दूध से दही बनाना है, क्या डालते हैं उसमें, दही डालते हैं। तो उसी तरीके से किसी को प्रेसिपिटेट आउट कराना है, कंस्टिट्यूएंट है वहां पे अवेलेबल, तो उसको डालिएगा तो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, कंस्टिट्यूएंट भी मैच करना चाहिए। पानी में दही डाल दोगे तो थोड़ी दही बनेगा। ठीक है, उसका कंस्टिट्यूएंट जो है वो मिल्क ही होना चाहिए तभी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सीडिंग कहा जाता है। सीडेड बाय एडिंग हाइड्रेटेड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रेसिपिटेट आउट द डिजॉल्व्ड एल्युमिनियम एज हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देख रहे हो, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3.XH2O है, या उसी को AlOH होल थ्राइस भी कह सकते हैं। The hydrated aluminum oxide on heating result the formation of aluminum oxide and the concentrated bauxite is called alumina, जिसे alumina कहते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।
यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसमें दिया हुआ है द मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑल्सो लीच्ड बाय, यानी कि इनके भी लीचिंग प्रोसेस से करते हैं बाय द रिएक्शन विद NaCN और KCN इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इनका ये रिएक्शन यहां दिया हुआ है 2 बार में। M कोई मेटल है, उनका साइनाइड से रिएक्शन कराया गया। अब देखो जब सिल्वर यूज कर रहे हैं तो जहां M है उसकी जगह पर क्या लिखा गया Ag। यहां देखो MCN2 तो यहां क्या आ गया AgCN2। जब बाकी का दूसरा गोल्ड लेंगे तो यहाँ पर ये गोल्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस तरीके से इन्हें हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 2-3 जगह पर ही रिएक्शन है, ज़्यादा जगह पे नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर है। बाकी का प्रोसेस तो जो कॉमन है, जो आप नीचे क्लासेस में मेटलर्जी में पढ़े हैं वही वाला पार्ट है। इसके बाद में प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। कंसंट्रेशन में इतना कुछ था, अब फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। है क्या ये प्रोसेस जो लिख लोगे घर में जाकर के तो फिर ये याद हो जाएगा सिर्फ एग्जामिनेशन के समय। और पेंसिल वगैरह रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग का लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ नहीं ना है तो स्टार्ट, हाँ आज लिख लीजिए। वर्क तो करना पड़ेगा, लिखें अभी करें या कल करें। एक्चुअली इसका ये PDF मिल नहीं रहा था, गूगल ड्राइव पर था नहीं, ठीक है। तो फिर आकर के फिर खोजे लगा कि फिर सब टाइप करना पड़ेगा, तब फिर आपको सेंड करेंगे। अदरवाइज अगर इसको हम डिक्टेट करके लिखवाएंगे तो टाइम जो ज़्यादा लग जाएगा। वहाँ पे बताया जा सकता है, इतनी बार रिपीट भी नहीं कर पाएंगे। डिक्टेट करने में इतना बार जो रिपीट भी नहीं कर पाएंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, लिखवाएंगे, ठीक है, उस अनुसार से। तो संजोग से जो है मिला खोजते हुए, तो फिर उसको किए। सुनोगे फिर से। मेटलर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी कहा जाता है द कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। ओर से मेटल के निकालने के कंप्लीट प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। और इट इज द टाइप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली और प्रॉफिटेबली। टर्म आ गया मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? द मेटल बियरिंग सब्सटेंस विच अकर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जो माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ऑल मिनरल्स सॉरी ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्यों? क्योंकि जितने भी ओर्स हैं वो सब जमीन के नीचे पाए जाते हैं, माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन सारे मिनरल्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन कमर्शियली नहीं पॉसिबल। मेटलर्जिकल प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। इसमें कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर। ओर से इम्प्यूरिटीज अलग करने के प्रोसेस को कहते हैं। अब कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करेगा कि ओर का नेचर क्या है और इम्प्यूरिटीज का नेचर क्या है। अगर ओर हेवियर है, इम्प्यूरिटीज लाइटर है, हाइड्रोलिक वाशिंग। अगर ओर या इम्प्यूरिटीज दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओर अगर हल्का है, इम्प्यूरिटीज भारी है, फ्लोटेशन। अगर ओर और इम्प्यूरिटीज दोनों का केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग है, लीचिंग, उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में 3 टर्म आया है, कलेक्टर, फ्रोथ स्टेबलाइजर और डिप्रेसेंट। कलेक्टर नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाता है, इसमें पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रोथ को ड्राई होने से बचाने का काम करता है। डिप्रेसेंट अगर एक से ज़्यादा सल्फाइड प्रेजेंट हैं तो उनके साथ कंबाइन करता है, जैसे जिंक सल्फाइड और लीड सल्फाइड में एक के साथ रिएक्ट करने के लिए सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल किया। लीचिंग प्रोसेस में बॉक्साइड को कंसंट्रेट करते हैं, बेयर्स प्रोसेस भी कहा जाता है इसको। इसमें जब बॉक्साइड को रिएक्ट कराते हैं हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, तो बॉक्साइड का एल्यूमिनियम डिजोल्व हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म, जबकि इम्प्यूरिटीज डिजोल्व नहीं होता, वो बचा हुआ रह जाता है, उसे हम लोग फिर फिल्टर आउट कर देते हैं, बाहर निकाल। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, फ्रेशली एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला जाता है जिसे सीडिंग कहा गया, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये अलग होने के बाद में
अब फिर इसे हम लोग हीट करते हैं तो Al2O3 में कन्वर्ट करता है। इसे क्या कहा जाता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है? इट इज द कंसंट्रेटेड बॉक्साइट। बॉक्साइट को जब कंसंट्रेट कर दिए तब उन्हें एल्यूमिना कहा है। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? तो पहला कंसंट्रेशन हो गया। अब दूसरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ओर के नेचर को देखते हैं कि ओर का नेचर क्या, अभी भी ओर ही है। बॉक्साइट भी डाले तो वो बॉक्साइट ही है, सिर्फ कंसंट्रेशन में हुआ क्या, उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज को अलग कर दिए। स्टार्ट भी किए थे तो बॉक्साइट भी था Al2O3 और एल्यूमिना भी क्या है? Al2O3। वहां भी हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था, वो वही रहा। अब अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ठीक, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर सल्फाइड है तो इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और अगर कार्बोनेट ओर है तो इसे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है, और सल्फाइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। बोर्ड में एक बार डिफरेंस भी पूछा है कि रोस्टिंग और सल्फाइड में, कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों का पहला तो पॉइंट डिफरेंशन ही हो गया। कैल्सिनेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन while roasting take place in the presence of oxygen. Calcination is used for carbonate ore and roasting is used for sulfide ore. वही देखो यहाँ पर कैल्सिनेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक किया, जबकि रोस्टिंग में देखो जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया गया है, ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। तो पहले कंसंट्रेट कर लिए, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ठीक, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो उसको ऑक्साइड में कर लिए। रीजन ये कि किसी दूसरे फॉर्म से मेटल को अलग करने के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन से मेटल को अलग करना ज्यादा आसान है, तो इसलिए उसको पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में। अब इसके बाद में मेटल निकालना है, तो आप याद करो, मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना है, यानी कि किसको अलग करना है? ऑक्सीजन को। एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तब उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाएगा। इनका रिडक्शन, the process is used to convert the metal oxide into metal. It can be done by the following processes. पहला है by heating alone, फिर दूसरा है by heating in the presence of reducing agent, और तीसरा है by electrolytic reduction। ध्यान से समझना, मेटल को तीन कैटेगरी में बांटा गया, लिस्ट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है, जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं उन्हें सिर्फ आप हीट करोगे वो डिकम्पोज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव है वो रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिड्यूस नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट्स भी दो तीन कैटेगरी का होता है, कुछ एक हुआ क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दो, गधा कहीं का, उस अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव। दूसरा, कह रहे हैं परसों से तुमको सुना ही नहीं दे, बक बक बाहर बक, ठीक है, निकलो क्लास से बाहर जाओ, कान पकड़ के खड़ा रहो उधर। मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव, काने पकड़ के खड़ा रहेगा लेकिन बेहुदा वहां भी गप करेगा, देखते होंगे स्कूल वगैरह में। ठीक है, टीचर क्लास से बाहर कर दिए, ठीक है, ये गप करता है, जाओ वहां, ठीक है, अब वो बाहर जाएगा और फिर वही काम करेगा। ठीक है, डेली दूछड़ी पिटाएगा, ठीक है, उसके बावजूद भी जो है वही करेगा। हाईली रिएक्टिव, उसको सिर्फ प्रिंसिपल सर डील करेंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स ले आके घर में, वो टीचर बेचारे से नहीं दुरुस्त होने वाला। ठीक है, क्योंकि जो टीचर सब्जेक्ट टीचर है, जो क्लास में पढ़ा रहा है, उसके पास में बहुत सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, और बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। ठीक है, वो डोड़वा सांप के जैसा होता है, डोड़वा सांप देखे हैं ना। ठीक है, एक टीचर जो है वो डोड़वा सांप के जैसा है, लगेगा कि एकदम गेहूं है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो नॉन पॉइजनस है, काटेगा भी तो खून निकलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बस वही हाल टीचर का भी है। ठीक है, लगेगा फुफकार मारेगा, लगेगा कि जाने मार देगा, लेकिन इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता है बेचारा। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है, जान कहाँ से मार ले। ठीक है, वो जो है वो नहीं कर सकता है। तो वही हाल वो है, वो सीधे प्रिंसिपल सर के पास पहुंचा देगा, आपको निकाल भी नहीं सकता है स्कूल से, टीचर कैसे निकाल देगा। हाँ, इवन जो है वो बच्चा मूड बना लिया तो टीचर के निकलवा देता है। ठीक है, आप देखते होंगे स्कूल वगैरह से कंप्लेन पर कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन जाता है,
तो फिर अब टीचर को निकाल दिया जाए, ठीक है, वहाँ पर। और स्टूडेंट वगैरह भी वैसे ही कोचिंग वगैरह में भी जहाँ पे जो है, अब जैसे अब मेरा कहाँ एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन अगर मान लें कि हम यहाँ फैकल्टी होते, कोचिंग के ऑनर कोई और होते, तो वहाँ पे जो है डांट दिया आपको, सॉरी बड़ा पढ़ाते उड़ाते नहीं हैं इनको, ऐसा होता है ना, ठीक है, जाता है वहाँ पे फीडबैक लिया जाता है। हम कहाँ से क्या का फीडबैक आपका लेंगे, हम अपने आप को कैसे हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फिर यहाँ पढ़ाएगा तो आपको मन लग रहा है तो आप पढ़िए, नहीं ठीक लग रहा है तो आप जाइए दूसरा व्यवस्था देखिए, ठीक है, लेकिन दूसरे जगह पर वहाँ रहता है। तो यहाँ उसी अनुसार से जो लिस्ट रिएक्टिव हैं उसे सिर्फ आप हीट करोगे अलग हो जाएगा, जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा, और जो हाईली रिएक्टिव हैं वो इनसे नहीं होगा। जैसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल में यहाँ पर आप देखेंगे तो मरकरी के ऑक्साइड, लिक्वेशन चलाया यह इस जगह पर, जैसे मरकरी के ऑक्साइड लिस्ट रिएक्टिव मेटल है मरकरी, इसको हीट करोगे तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आयरन को लें तो आयरन मॉडरेटली रिएक्टिव है, इसे रिड्यूस करने के लिए आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आयरन को रिड्यूस करने के लिए करेंगे तो ये कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, तो कमर्शियली वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसे रिड्यूस किया। लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कि अगर हम लोग, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।